कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता हो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो कमेंट करते हुए चलिए और आंसर आप देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यानी प्रश्न पूछ रहा है वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है दोस्तों, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस बात को भी याद रखेंगे। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है, भी पूछा जाता है त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के लिए उपापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों के उपापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्नेलाइट। ये क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बॉक्साइट, कोरंडम और फिलास्पर, ये क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, फिलास्पर होता है, क्रायोलाइट होता है, एल्यूनाइट होता है और कायोलिन होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। लेकिन कार्नेलाइट नहीं होता है, क्रायोलाइट होता है, कार्नेलाइट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और आपको बताना है किसमें कॉपर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टांका। टांका में क्या होता है दोस्तों, कॉपर नहीं होता है। टांका किसका मिश्र धातु होता है, इसे याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है टांका किसका मिश्र धातु है, टिन और लेड का, यानी कि Sn और Pb की मिश्र धातु होता है टांका। इसमें क्या होता है, कॉपर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ठीक है, इसमें कॉपर होता है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है रोल्ड गोल्ड, तो इसमें भी कॉपर होता है। और कांसा किसका मिश्रण होता है, तो कांसा में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, इसमें भी कॉपर होता है। लेकिन टांका में क्या है दोस्तों, टांका में आपका ये कॉपर नहीं होता है। क्या होता है इसमें, टिन और लेड, यानी Sn और Pb का मिश्रण होता है टांका। तो याद रखेंगे, टांका बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, टांका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य है, यानी ALU का आपको फुल फॉर्म बताना है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर प्रणाली में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता होती है, यानी अधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है, किलोबाइट है, केबी है, गीगाबाइट है, जीबी है, टेराबाइट, टीबी, मेगाबाइट यानी एमबी, किसमें ज्यादा क्षमता होती है दोस्तों डाटा को संग्रहित करने की, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेराबाइट। टीबी क्या होता है दोस्तों, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो गीगाबाइट यानी जीबी से भी ये बड़ा होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, यानी टेराबाइट होता है। तो इसे याद रखेंगे, टेराबाइट क्या होता है, सबसे बड़ा है इसमें, और केबी आपका सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, एमबी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जीबी होगा, उसके बाद टेराबाइट। ठीक है, इसके दोस्तों यानी आपको इसके जितने भी होते हैं, ये क्या किया, 1024 केबी में 1 एमबी होता है, 1024 एमबी में क्या होता है, सॉरी 1024 केबी में क्या होता है, 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी में क्या होता है दोस्तों, 1 जीबी होता है। समझिएगा, 1024 केबी में क्या होता है दोस्तों, 1
MB होता है और 1024 MB में 1 GB होता है और 1024 GB में 1 TB यानी 1 टेराबाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, किलोबाइट, और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। ये सब जितने भी है दोस्तों इसको मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे दोस्तों आपको KB GB से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आंसर याद हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये तो प्रश्न रहा परमाणु ऊर्जा आयोग की। अगर जो दोस्तों पूछ ले परमाणु ऊर्जा विभाग कब स्थापित किया गया? तो वर्ष 1954 में। ठीक है, वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग बोले तो 1948। ठीक है, और 1954 क्या है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा विभाग। इसे भी याद रखेंगे, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1998 में भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में, 11 मई और 13 मई 1998। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और एक और प्रश्न इससे दोस्तों बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है? पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो पहला परमाणु परीक्षण भी याद रखेंगे, 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया। ठीक है, कब किया गया पहला परीक्षण दोस्तों? 18 मई 1974 में। ठीक है, और दूसरा पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1998। ठीक है, दोनों प्रश्नों का आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दार्जिलिंग फेमस क्यों है दोस्तों? दार्जिलिंग प्रसिद्ध क्यों है? यह एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है तथा यह स्थल चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है दोस्तों? ये एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? कौन? इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, म्यांमार। इरावदी म्यांमार की मुख्य नदी है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। और यह हिमालय क्षेत्र से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर आपको बताना है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन है? इसमें आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आयकर, यानी जो इनकम टैक्स होता है ये एक प्रत्यक्ष कर है। और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये क्या होते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आयकर ये हमेशा पूछा जाता है, ये आयकर कौन सा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। बहुत बार दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये बार बार दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर इसको आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया? प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, तो इसे क्या रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आप इसे दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को
लाया गया और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जून और जुलाई में खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल कौन होती है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली आदि क्या है? खरीफ की फसल है। जून जुलाई में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। और ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं दोस्तों? आपको बता दूं, ओजोन। ओजोन क्या होता है? प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस से कौन कौन से? जलवाष्प है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आता है इसके अंतर्गत, ओजोन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मीथेन। मीथेन क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 17वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। 17वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपके लिए दोस्तों पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, उसके बारे में आपको बता। देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको बता दूं दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 1192 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा। कौन जीता दोस्तों? मोहम्मद गोरी विजयी रहा, यानी मोहम्मद गोरी जीता। कब लड़ा गया? 1192 में। और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। किसने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1192, ठीक है। और 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। 91 में पहला और 92 में दूसरा, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आए तो आप इसका आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से ही है। प्रश्न है, FTP, ठीक है, FTP का पूरा नाम है, ठीक है। FTP यानी कि FTP का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। FT का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयकों को परिभाषित किया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है भी। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? किसकी स्थापना? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बता दूं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया जिसका नाम दीवान ए कोही था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग की स्थापना किया और जिसका नाम दीवान ए कोही था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, चरकुला नृत्य किया जाता है? चरकुला नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि में क्या किया जाता है दोस्तों? चरकुला नृत्य। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष
कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी, यानी आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आसान क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न याद रखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। क्या कहे थे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों वहां पे जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों वहां पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों जब वहां पे आपकी मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, ये 24वां प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदंत मार्तंड। क्या है दोस्तों? हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था कौन? उदंत मार्तंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत बार आप गलत कर चुके होंगे और हमेशा गलत होता है, ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर आप गलत कर देते हैं। क्या प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये पूछ रहा है, भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की पहले आप जान लीजिए दोस्तों, हिमालय पर्वत की क्या है सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। लेकिन प्रश्न क्या करे, लेकिन एवरेस्ट जो कि कहाँ है दोस्तों? एवरेस्ट नेपाल में है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है दोस्तों? कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी बस पूछ ले तो एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल में है। लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं हिमालय में, यानी भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। तो ये रहे दोस्तों आपके टॉप 25